Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me, Aniket Gupta. Now I am coming back with another video lecture on BSc semester 6th botany. So in my previous video lecture I had completed your first topic from the unit first, right? So that topic was origin and cultivation of wheat plant, right? So in this video lecture I will deal with origin and cultivation of rice plant. So before that, if you had not subscribed my channel, please subscribe, because I am going to upload more and more videos in this particular semester 6th botany as well as zoology. So आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. सो द टॉपिक इज़ ओरिजिन एंड बॉटनी ऑफ राइस. सो राइस प्लांट हमें सभी को पता है, जिसको हम चावल बोलते हैं, राइट? तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बोटेनिकल नाम देखते हैं राइस का. व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ राइस? ओरिज़ा सटाइवा, राइट? वर्नैक्युलरली हम इसको धान कहते हैं, या फिर अपनी लैंग्वेज में हम इसको चावल कहते हैं. द फैमिली विद दिस राइस बिलोंग्स, दैट इज़ पोएसी और ग्रामीनी ग्रास फैमिली, राइट? नो हम इसका ओरिजिन देखेंगे सबसे पहले कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई. तो सबसे पहले ये हमने देखना है कि ये एक स्टेपल फूड है, ठीक है? जिस तरह से हमने वीट के बारे में पढ़ा, वीट क्या है? एक स्टेपल फूड है, ठीक है? अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिसके ऊपर हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की डिपेंड है, दैट इज़ अ स्टेपल फूड. और इट इज़ वन ऑफ द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया ऑल्सो, एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया, राइट? नाउ it is known to have been grown in Asian countries since prehistoric times. जो बहुत साल पहले जो है ये माना गया कि ये जो राइस है ये ग्रो किया जाता था जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ? हमें कुछ रिमेन्स मिले राइस के. कहाँ से मिले? सबसे पहला जो रिमेन मिला वो मिला यूंग शाओ एक्सकेवेशन, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा है रिटन हेयर यूंग शाओ एक्सकवेशन, जो कहाँ पर है? चाइना में है. नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा अटपटा सा नाम है, यूंग शाओ एक्सकवेशन. और जब उसके चावल जो वहाँ से हमें रिमेन्स मिले राइस की, उसकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो हमें ये देखने को मिला कि वो कितने साल पुराने थे? 2600 BC, ठीक है? किस में चल रहा है ये? BC में चल रहा है, राइट? इसके बाद हमें कुछ कार्बोनाइज्ड राइस मिले कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से. सबसे पहले हमें लोथल से, ठीक है? उसके बाद हस्तिनापुर से, ठीक है? अब जब इनकी हमने डेटिंग की गई, लोथल गुजरात से जो मिला था उसकी 2300 BC आई, और जो हस्तिनापुर से मिले थे वो आई 1000 to 750 BC. ये उल्टा चलता है ना, BC जो है वो उल्टा चलता है. आप यहाँ देख रहे हो कि 26 से 23, 23 से 1000, 1000 से फिर 750, तो ये नीचे की तरफ चलता है, ठीक है? सो इस तरह से हमने कार्बन डेटिंग करके पता लगाया कि चावल कितने पुराने हैं, कितने साल पुराने इसकी ग्रो किए जाते थे, ठीक है? तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि 2600 BC के टाइम के भी हमें जो रिमेन्स मिले हैं, ठीक है? तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि बहुत देर पहले के ये ओरिजिनेट हो चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारे राइस हैं इनका रेफरेंस ऋग्वेदा में भी दिया गया. तो वेदास होते हैं, ठीक है? तो ऋग्वेदा में भी इनका हमें जो है रेफरेंस देखने को मिलता है. और जहाँ पर इसकी डेटिंग करके कितने साल पुराने कहा गया है? 1500 BC, ठीक है? वहाँ पर कितना बोला गया? 1500 BC.
Now, some evidence is also reported from Greek literature which indicates that rice is an indigenous crop of India. ठीक है, तो कुछ ग्रीक लिटरेचर के कुछ एविडेंसेस हैं जो ये बोलते हैं कि राइस जो है वो इंडिजिनियस क्रॉप है इंडिया की। मीन्स इंडिजिनियस क्रॉप हो गया कि जहाँ से वो चीज़ ओरिजिनेट हुई है, तो उन्होंने ये बोला कि राइस जो है वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं, तो इंडिया की वो इंडिजिनियस क्रॉप है, राइट। नाउ इसके बाद ये कहा गया कि इस राइस को यूरोप में कैसे इंट्रोड्यूस किया, कहाँ से इंट्रोड्यूस किया, इंडिया से, बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट एक पर्सन है, उसने जो है इंडिया से यूरोप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 300 AD। अब AD आ गया, ठीक है, 300। और कल्टीवेशन जो है राइस की बिगिन हुई ऑस्ट्रेलिया में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी की जब एंड हुआ 19th सेंचुरी का, तो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई। नाउ चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स राइस सप्लाई। तो जो वर्ल्ड को राइस की सप्लाई मिल रही है वो 50% मीन्स हाफ जो है वो कौन पूरा कर रहा है, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, और सबसे पहले हमें रिमेन्स कहाँ से मिले थे, चाइना से भी मिले थे, है ना। तो हम इससे ये स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि ओरिजिन जो है इसका कहीं ना कहीं इंडिया में भी है, कहीं ना कहीं चाइना में भी है। ठीक है, तो एक तरह से ये दोनों कहाँ पर है, एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर है, तो हम एशिया को ही बोल देते हैं कि एशिया से ही इसका ओरिजिन हुआ है। सो आई होप आपको ओरिजिन क्लियर हुआ हो। थोड़ा अजीब सा है लेकिन इसको आपने ऐसे ही लिखना है, ओरिजिन इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे बॉटनी की तरफ कि प्लांट कैसा दिखता है। ठीक है, आपने, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द जो भी व्यूअर्स हैं आपने देखा होगा ये प्लांट, है ना। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। नाउ द पैडी भी इसको बोलते हैं। पैडी प्लांट इज़ एन एनुअल ग्रास हर्ब होती है। ठीक है, और इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 6 फीट तक की इसकी हाइट होती है। ठीक है, स्टेम कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 हॉलो इंटरनोड्स। ठीक है, आप कभी भी मक्की का पेड़ ले लो, है ना, मक्की का पेड़ नहीं बोल सकता मैं, जो हर्ब होता है वो ना, उसको ले लो आप कोई भी मेज़ हो गई मक्की, वीट का ले लो, है ना, राइस का ले लो, तो आप देखोगे बीच में जो इंटरनोड्स होते हैं दे आर हॉलो, है ना, और दे आर फुल्ली और पार्शियली कवर्ड विद लीफ शीट। अब ये क्या चीज़ हो गई, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक राइस का प्लांट मैंने बनाया, ये बीच में नोड्स बनाए, दीज आर द नोड्स, और नोड्स के बीच में इंटरनोड, राइट, इंटरनोड। अब नोड रीजन से क्या निकलता है, लीफ, ग्रीन कलर का लीफ बनाते हैं, लीफ निकला ऐसे, और लीफ का जो बेस होता है वो अनशीथ करता है हमारे इस रीजन को, शीथिंग हो जाते हैं। जब आप लीफ को निकालते हो ना, तो लीफ नीचे से आप देखते होंगे कि इस तरह से थोड़ा वाइड होता है। ठीक है, इस तरह से नीचे से थोड़ा वाइड होता है, वो क्या करता है, वो उसको कवर करता है, तो लीफ एंड शीथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फुल्ली भी कर सकता है, पार्शियली कवर्ड बाय लीफ शीथ। कौन, स्टेम इज पार्शियली और फुल्ली कवर्ड बाय लीफ शीथ। ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, टिलर्स डेवलप फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। जो लोअर नोड्स होते हैं, जो सबसे नीचे वाले नोड्स होते हैं, वहाँ से ब्रांचेस अराइज करती हैं। इन्फ्लोरेसेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स, राइट। इन्फ्लोरेसेंस कैसी है इसमें, पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स, एंड ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ 1 to 7 फ्लोरेट्स। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है द इन्फ्लोरेसेंस इज पैनिकल और स्पाइक, राइट। उसके बाद आप लिखना है कि पहले आ गया स्पाइक, फिर आ गई स्पाइकलेट में 1 to 7 फ्लोरेट्स, 1 to 7 फ्लोरेट्स, एंड एनक्लोज्ड बाय। अब इस फ्लोरेट्स किससे एनक्लोज्ड होंगे,
पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स, और पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं? ग्लूम्स। ठीक है, ग्लूम से कवर्ड होंगे। मैंने जब आपको वीट की जब मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई थी, उसमें मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी पूरी, और मैंने उसमें आपको सारे फ्लोरेट स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, लॉडिक्यूल्स, है ना। उसके बाद हमने अंदर बुशी स्टिग्मा भी देखा था, है ना, हेयरी स्टिग्मा था, तो सारे हमने देखे थे। द फ्रूट इज टिपिकली अ कैरियोप्सिस, ठीक है, फ्यूज्ड होता है, इन विच द टेस्टा इज फ्यूज्ड विद पेरिकार्प, ठीक है, दैट इज कैरियोप्सिस। द सीड और ग्रेन एनक्लोज्ड विद इन द ब्राउन हस्क। आपको पता है चावल का जो हम चावल का एक दाना हम देखते हैं वो वैसा नहीं होता है, इट इज़ एनक्लोज्ड विद इन अ ब्राउन हस्क एंड दैट इज रेफर्ड टू एज पैडी और धान, ठीक है, उसको धान बोलते हैं। जब उसके अंदर से उसको निकाल दिया जाता है तब हम बोलते हैं चावल, ठीक है। सो दिस इज़ द बॉटनी ऑफ प्लांट। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक प्लांट है किसका? हमारे राइस का। आप देख सकते हो ये रीजन क्या है, यहाँ से क्या निकलेंगे? टिलर्स। देखो टिलर्स निकले लोअर नोट पोर्शन से, लीव्स हैं, पैनिकल है, स्टेम है, रूट्स हैं, ठीक है। तो प्लांट तो आपने देख लिया, राइट। आपने प्लांट बनाना भी होता है, जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपने प्लांट की डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस, तो राइस की इन्फ्लोरेसेंस कुछ ऐसे ही देखने को मिलती हैं। अगर जिसने लाइव प्लांट देखा होगा तो उसको इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन, मैंने आपको बताया था एक छोटा सा निकलता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंथर, फिर एंथर में एंथर के नीचे फिलामेंट, पीलिया, है ना, पीलिया लीमा, ये दोनों ब्रैक्ट्स आ गई, ठीक है, पेलिया और लीमा। उसके बाद ये नीचे स्टेराइल लीमा, उसके बाद दिस इज पेडिसल। सो दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस, ठीक है। सिंपल इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है वीट की तरह। इसमें दो ब्रैक्ट्स हैं, कौन कौन सी? पेलिया और लीमा। उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, नीचे स्टेराइल लीमा है और उसके बाद पेडिसल है, ठीक है। दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट इज द राइस कल्टीवेशन, ठीक है। अब कल्टीवेट कैसे करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस देखेंगे। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस कौन प्रोड्यूस करती है? हमारी कंट्री इंडिया। इन इंडिया राइस इज़ कल्टिवेटेड प्रैक्टिकली इन ऑल द स्टेट्स बट इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु एंड उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे ये मेनली ग्रो किया जाता है कोस्टल एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसको, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन यूपी। अब ये स्टेट्स क्यों पीछे रह जाए, है ना, इनमें भी ग्रो होता है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हमारी स्टेट में भी होता है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कल्टीवेशन हमने देखी। अब हम देखेंगे इसका क्लाइमेट एंड सॉइल, ठीक है, क्लाइमेट एंड सॉइल। तो किस तरह का क्लाइमेट इसको चाहिए, किस तरह की इसको मिट्टी चाहिए, ठीक है। राइस इज़ कैरेक्टरिस्टिकली अ ट्रॉपिकल प्लांट, सो एज इट रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता होगा कि चावल हमेशा कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं? जहाँ पर बड़ा पानी चाहिए, मॉइस्ट कंडीशंस हो, उसके बाद गर्मी में होते हैं ये, है ना, इनको हॉट जो है क्लाइमेट चाहिए होता है। तो हमने ऐसे लिखा, इट इज़ करेक्टरिस्टिकली अ ट्रॉपिकल प्लांट, और इसको हॉट कंडीशंस चाहिए और मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। टेम्परेचर रेंज करना चाहिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, बट कब इट इज़ दिस टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग स्टेज, जब वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और मैच्योरिटी के टाइम, जब वो मैच्योर होंगे, जब वो इन्फ्लोरेसेंस ओपन होगी, है ना, जब उसमें से वो धान निकलेगी, उस टाइम पर इनको बहुत ही ज़्यादा वार्म ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, ठीक है।
The water requirement of the plant is very high, so much so that the seedlings need to be submerged under 15 to 20 centimeter of water, राइट। अब होता क्या है, जो भी आप सीडलिंग्स इसकी लगाते हो वो पानी में ही क्या होनी चाहिए, सबमर्ज्ड होनी चाहिए, डूबी होनी चाहिए, ठीक है। कितना, 50 to 20 सेंटीमीटर वो पानी के अंदर होनी चाहिए। आफ्टर 60 to 90 डेज ऑफ सोइंग, जब आपने सोइंग की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज अपनी फील्ड में चावल लगा दिए, 60 से लेकर 90 दिनों तक आपको उनको पानी के अंदर सबमर्ज्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। राइस ग्रोज बेस्ट इन रीजन्स हैविंग 120 to 150 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, जहाँ पर साल भर में जब रेनफॉल होती है तो अगर वो 120 और 50 सेंटीमीटर के बीच में होगी, ठीक है, तो मीन्स वहाँ पर चावल जो है, वहाँ पर राइस जो है वो अच्छे से ग्रो करेंगे। और सॉइल कौन सी है इसके लिए, अलूवियल और क्लेई लोम्स विद हाई नाइट्रेट कंटेंट। तो सॉइल कौन सी आ गई इसमें, एलुवियल और क्लेई सॉइल, ठीक है, लोमी सॉइल, ठीक है, जिसमें थोड़ा पानी कंटेंट, पानी को रोक के रखने वाली है ना, पानी को रोक के रखने वाली, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से अच्छे हो सके, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन माई दिस वीडियो लेक्चर, एंड नेक्स्ट इज़ द cultivation, the procedure, the methodology which is involved in the cultivation of rice plant, I will discuss with you in my next video lecture. So till that, thank you so much, subscribe my channel, right? Thank you, best wishes.